यारों की शक्ल से अजी डरता हूँ, इसलिए किस पार्टी के आप हैं वह पूछ न बैठे। सूख कर काटा हो गया हूँ, आंखें धंस गई हैं, बाल बढ़ गए हैं, पजामा फट गया है, चप्पल टूट गई है। आशिकों की सी सूरत हो गई है। दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं आती। आती भी है तो बुरे सपने देखकर जग पड़ता हूँ। जी नहीं, आप जो सोचते हैं वह बीमारी नहीं। यदि वह रहती तो कम से कम बेकारी और इंतज़ारी में मज़े तो लूटता। यह तो रांची का टिकट कटाने वाला रोग है। चूंकि यह दिन दूर नहीं, इसलिए अपनी बीमारी का इतिहास प्रकाशित कर देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि इसके बाद न जाने मैं कहाँ और तू कहाँ की दशा में यह संभव नहीं। बात यह है कि मेरे सिर पर पार्टी का भूत सवार है। इसने मुझे कहीं का ना रखा। बहुत कम उम्र से ही इसने मुझे अपना शिकार बना लिया। पाठशाला से ही प्रारंभ करता हूँ। एक दिन पिताजी के पास बैठकर आमोद पाठ पढ़ रहा था। गांव की पाठशाला के गुरुजी आए। बहुत देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद गुरुजी ने नम्रतापूर्वक दांत निपोड़ते हुए पिताजी से कहा, लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी है आप लोगों में है, मेरा क्या कसूर है। आप लोग बड़े आदमी ठहरे। जिस प्रकार एक जंगल में दो सिंह, उसी प्रकार एक गांव में दो। यह तो भगवान का नियम है। लेकिन पाठशाला में तो विरोधी पार्टी के नेता का कुछ भी नहीं है। पाठशाला में तो मैं हूँ, मेरे लिए जैसे आपके बच्चे। आप नहीं समझते पंडित जी, पिताजी ने बात काटते हुए कहा। पाठशाला उसी पार्टी की है। अपने लड़के की बात छोड़िए, गांव के लड़कों को भी मैं उसमें नहीं भेज सका तो इसमें हमारी पार्टी की ही बेइज्जती है। गुरुजी ने पुनः दांत निपोड़ते हुए कहा, सो तो है, सो तो है। मैं तो, आप विश्वास कीजिए, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गुरुजी बलपूर्वक खांस कर इधर उधर देखकर पिताजी से निम्न स्वर में कुछ तथ्य की बातें करने लगे। फल यह हुआ कि मुझे और मेरे गांव के लड़कों को पाठशाला में पढ़ने जाने की आज्ञा मिल गई। दूसरे दिन मैं अपने साथियों के साथ पाठशाला में दाखिल हुआ। गांव समाज, पास पड़ोस, टोले मोहल्ले, जाति बिरादरी में, यहाँ तक कि कचहरी की बार लाइब्रेरी में भी यह खबर बिजली की तरह फैल गई। तरह तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे। तो क्या अब गांव में एकता हो गई? गांव के गवाही पेशा करने वालों ने माथा ठोक लिया। अब खान पान शादी ब्याह भी चलेगा। बिरादरी के कर्णधारों के पेट में चूहे कूदने लगे। यह जो फौजदारी चल रही है उसको उठा लिया जाएगा क्या? वकीलों ने लंबी सांस ली, किंतु हुआ कुछ भी नहीं। पार्टियां बनी रहीं और पाठशाला में पार्टी कायम हुई। छुट्टी के बाद ढेलेबाजियां, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, मारपीट होने लगी। गुरुजी की छड़ी जहाँ तक कर सकती थी शांति स्थापित करती। लड़ाई झगड़े में मैं सक्रिय रूप से ना तो भाग ही लेता था और ना मुझ पर गुरुजी की छड़ी ही पड़ती थी। पर इसमें संदेह नहीं कि मैं अपनी पार्टी की विजय चाहता था, मंत्रणा दिया करता था। इसलिए मेरे लड़ाके मुझे अपना हीरो समझते थे। इन लड़ाई झगड़ों के बीच एक दिन पाठशाला में दाखिल हुई चंदू, विरोधी पार्टी की एकमात्र कन्या। उस दिन छुट्टी के बाद मैंने अपनी पार्टी के लड़कों को समझा दिया कि लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं। उस दिन से लड़ाई भिड़ाई बंद हो गई। उसी पार्टी की ओर से एक आध बार चेष्टा हुई थी, पर इस पर पार्टी की लापरवाही देखकर वे हतोत्साहित होकर चुप हो गए। आज यौन विज्ञान की कुछ पुस्तकों को पढ़कर अच्छी तरह समझ गया हूँ कि उन दिनों चंदू की ओर मैं इतना आकर्षित क्यों हुआ था। लैला मजनू की कहानी तो पाठ्य पुस्तकों में नहीं थी, पर इतिहास कथामाला में पृथ्वीराज संयुक्ता की कहानी मैंने अवश्य पढ़ी थी। मैं पृथ्वीराज की तरह चंदू को प्राप्त करना चाहता था। एकांत में एक दिन मौका पाकर मैंने चंदू से कहा, चंदू, पृथ्वीराज और संयुक्ता की कहानी। मुझसे मत बोलो, तुम उस पार्टी के हो, हटो। उसने डांट बताई। नहीं नहीं, मैं उस पार्टी का नहीं हूँ, मैंने गिड़गिड़ा कर कहा। तब वह जाते जाते रुक गई।
मैं तुम्हारी पार्टी का ही हूँ, मैंने कह दिया। सच? वह मेरे पास चली आई। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, सच। फूल की झाड़ी में मेरी पार्टी का हट्टा कट्टा लड़ाकू रचना छिपा बैठा था। उसने प्रकट होकर दांत पीसते हुए मेरी ओर देखकर कहा, धोखेबाज। मेरी संयुक्ता और पृथ्वीराज की कहानी अधूरी रह गई। चंदू हाथ छुड़ाकर चली गई। पृथ्वीराज के बदले इतिहास में सिर्फ रामकथा पढ़ने वाले भी मुझे जयचंद कहने लगे। पाठशाला की पढ़ाई समाप्त करके शहर के हाई स्कूल में पहुंचा। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश मेरे पिताजी के वकील एक बंगाली सज्जन थे। अपने मुवक्किल के पुत्र को अपने सहर्ष अपने परिवार में सम्मिलित कर लिया। बंगालियों से घनिष्ठता तो हुई, साथ ही बंगला भाषा और बंगला संगीत की ओर भी मैं झुका। 2-3 वर्षों के बाद तो स्वयं मुझे संदेह होने लगा कि मैं अबंगाली हूँ। कुछ दिन के बाद ही बंगाली अबंगाली की लड़ाई छिड़ी। दोनों ओर से खुलकर गालियाँ दी जाने लगी। अबंगाली कहते, बंगाली जाति डरपोक, नीच। बंगाली प्रत्युत्तर में कहता, छातूकोर, खोट्टा। क्रोधित अबंगाली सीमा का उल्लंघन कर जाते। गाली सुनकर मैं सिहर पड़ता। छी, रविंद्र, जगदीश, वसु, शरद और सुभाष भी तो बंगाली हैं। बंगाली भी ईंट का जवाब पत्थर से देता। मेरे अंदर का बंगाली बंगाली को डांट देता। बंगाली मित्रों ने मेरे संबंध में राय दी, जाई होक हिंदुस्तानी शेषे हिंदुस्तानी ई। अबंगाली दोस्तों ने मेरी पीठ कोचते हुए कहा, कहो, देख लिया ना इनकी दोस्ती, कमीना कौन। चुप भी रहो, झल्लाकर इनका भी मुंह बंद कर दिया। यह बात है, कहकर बंगालियों ने सर्वसम्मति से मेरा यह प्रस्ताव पास ही कर दिया। बंगालियों की गाली की हम परवाह नहीं करते, क्योंकि वे जो कुछ कहते या प्रांतीयता के नाम पर। किंतु अब बंगाली होकर भी जो बंगालियों का पक्ष लेते हैं वे दगाबाज हैं, मक्कार हैं, मीर जाफर है। हमें वैसे व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। कॉलेज की कहानी ज़रा लंबी है मगर है दिलचस्प। स्कूल से इन विशेषणों के विभूषित होकर कॉलेज में पदार्पण किया। प्रांतीयता के फेर में ना पड़ने की प्रतिज्ञा मैंने पहले ही कर ली थी। फर्स्ट ईयर तो देखते सुनते बीत गया। सेकेंड ईयर में पहुंचकर मैंने चोला बदलने की सोची। विशेष कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ धोती छोड़कर पजामे में आ गया और 1.5 इंच गले की पट्टी वाला लंबा कुर्ता बनवा लिया। एक शुभ दिन को वेश बदलकर सिनेमा हाउस की यात्रा मैंने की। तांगे पर बैठे हुए मेरे सहयात्री सज्जन ने मेरा नाम, ईयर, कॉम्बिनेशन, हॉस्टल और रूम नंबर पूछने के बाद जब पूछा कि आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं तो मैं घबरा गया। कम्युनिस्ट पार्टी? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। जी हाँ, मैंने 5 मिनट का मामला समझकर कह दिया। आई सी, कहकर हंसते हुए उन्होंने बेरहमी से एक धौल जमा दिया। मैं चौंक पड़ा। वी आर कॉमरेड्स, डरो मत, वे मेरे कंधे पर हाथ रखकर प्यार भरे शब्दों में बोले। उस दिन कश्मीर कैबिन का बिल तो उन्होंने चुकाया, सिनेमा के फर्स्ट क्लास का टिकट भी खरीद दिया। दूसरे दिन ज्यों ही क्लास में पहुंचा, मेरे अंतरंग मित्र विनोद ने आकर मुस्कुराते हुए कहा, वाह, पक्के सोशलिस्ट मालूम पड़ते हो। मैंने कहा, जो भी कह डालो। विनोद बोला, जो भी कह डालो नहीं, होना होगा। क्या होना होगा? मैंने आश्चर्य से पूछा। मेंबर, और क्या? मैं तो समझता था कि तुम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन देखता हूँ कि तुम कोरे नहीं हो। वह मुस्कुराने लगा। मैं आज भी नहीं समझ पाया हूँ कि विनोद ने मुझ में किन गुणों को देखकर पार्टी से दिलचस्पी रखने वाला पक्का व्यक्ति समझा। जो भी हो, जिस दिन मेरा नाम स्टूडेंट फेडरेशन कम्युनिस्ट ग्रुप के रजिस्टर में दर्ज हुआ, उसी दिन मेरे पास यह भी सूचना आ गई कि मैं स्टूडेंट फेडरेशन सोशलिस्ट ग्रुप की वर्किंग कमेटी में ले लिया गया हूँ। सिर्फ 2 ही पार्टियों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी। एक दिन तीसरी पार्टी के भी चक्कर में पड़ गया। कैलकाटा कैफे में बैठकर चाय पी रहा था। मेरे हाथ में बंगला की एक मासिक पत्रिका थी। मेरी बगल में मेरी ही उम्र के एक सज्जन चाय पी रहे थे। उन्होंने कई बार मुझे और मेरी हाथ की पत्रिका को घूर कर देखा और अंत में पूछ ही लिया, आप नी बंगाली? छातूखोर की उपाधि से बचने के लिए मैंने कह दिया, आगे हाँ।
ओ, एखाने पोड़ेन, की पोड़ेन? सेकेंड ईयर आर्ट्स। भालो, कहकर उन्होंने कैफे के एक कोने में बैठकर बहस करते हुए युवकों को पुकार कर कहा, ओए हाबू, भोला, कालू, नीलू, फैला, तोमरा से दिन बदले जे सेकेंड ईयर आर्ट से कोनो मेंबर ना आए, ए जे इनी ताय ना की कहते हुए ये सब के सब बहस छोड़कर दौड़ आए और मुझे घेर कर बैठ गए। फिर चाय का ऑर्डर हुआ, बातें हुई, मिलने मिलाने के वादे हुए, ऑर्गेनाइज करने पर जोर दिया गया। सबसे मज़े की बात तो यह रही कि मैं उन लोगों की पार्टी का नाम जाने बिना भी हाँ हाँ करता गया। उसमें से एक युवक ने बढ़कर मैनेजर से कुछ कहा, फिर मेरे पास आकर धीरे से बोला, आज देखे कंसेशन बुझलेन, पार्टी कैफे तो एरा जानतो ना जे आपनी ब्लॉकेर मेंबर। उस दिन से फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम पर कैलकटा कैफे में मैं कंसेशन के नाम पर चाय कटलेट पाने लगा। रविवार को आराम से लेटकर गोदान पढ़ रहा था कि विनोद ने धड़धड़ाते हुए आकर कहा, अजियो वर्किंग कमेटी के मेंबर साहब, कुछ पता भी है? कॉमरेड राम प्रताप आ रहे हैं। आज कमेटी की अर्जेंट मीटिंग है 4 बजे, समझे? और कल पार्क में सभा होगी। अरे यह क्या पढ़ रहे हो, गोदान? सिली। क्यों? मैंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। इट्स अ रिएक्शनरी बुक। अच्छा 4 बजे आते हो तो? कहकर वह जैसे आया था वैसे ही चला गया और मैं डिक्शनरी उठाकर रिएक्शनरी का अर्थ ढूंढने गया। ठीक 3:30 बजे मैं सज धज कर निकला। फाटक पर एक प्रियदर्शनी अप टू डेट युवती माली से पूछताछ कर रही थी। मैंने अपनी चप्पल से लेकर पंजाबी तक पर सरसरी निगाह डाल ली। माली ने मुझे देखते ही मेरी ओर दिखाकर कहा, वही है। वह मुस्कुराती हुई बढ़ी, मेरे पास आकर एक कॉमरेडी अभिवादन करके मेरे हाथ में एक पत्र देकर बोली, अर्जेंट लेटर। मैंने पत्र खोलकर पढ़ा। सोशलिस्ट लीडर राम प्रताप आ रहे हैं। अपनी पार्टी ने उसे 4 स्टेशन बढ़कर काला झंडा दिखाने का प्रस्ताव पास किया है। आप मिस रोज़ा के साथ अभी चले जाइए। कल सुबह से ही वहाँ के मेंबरों को लेकर प्लेटफॉर्म पर तैयार रहिएगा। पंजाब मेल के आते ही राम प्रताप मुर्दाबाद आदि पार्टी के नारों के साथ काला झंडा दिखा दीजिएगा। सेक्रेटरी। पत्र समाप्त करके मैंने प्रतिवाद के लिए आंखें जो उठाई तो सारा शरीर पुलकित होकर रह गया। मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि मिस रोज़ा जैसी सुंदरी मेरी ओर कभी उस मोहक दृष्टि से देखेंगी। नेपोलियन एक आला दिमाग का आदमी था, मानना पड़ा। मैंने फिर एक बार आंखें उठाई। वह फिर मुस्कुराती हुई मिश्री से भी मधुर स्वर में बोली, चल रहे हैं ना? चलिए, मैंने मस्ती में झूमते हुए कहा। तांगे पर बैठकर हम लोग स्टेशन की ओर चल पड़े। कुछ क्षण के लिए मानो मुझे होश हुआ या मैं क्या करने जा रहा हूँ। जिनके लिए मेरे हृदय में अगाध श्रद्धा है, उन्हीं का अपमान, वो भी बेमतलब का। नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होने का। आप सिगरेट नहीं पीते? जी नहीं। मेरा ध्यान भंग हुआ। क्या सोच रहे थे कॉमरेड? उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी। सोच रहा था कि जी मैं कुछ नहीं सोच रहा था। मेरी आंखें बरबस झजक गईं। जाइए, मैं नहीं विश्वास करती। आप सोच तो कुछ ज़रूर रहे थे। मुझसे मन की बातें क्यों छुपाते हैं? खैर, आप जो भी सोच रहे हो, क्या आप सिगरेट नहीं पीते? जी नहीं, एकदम माने एकदम नहीं। पीने का आदी यानी हैबिचुएट नहीं हूँ। तो पीजिए ना, उसने अनुनय भरे स्वर में कहा। तांगे वाले ने उतर कर सिगरेट का टीन ला दिया। टीन काटकर अदा से मेरी ओर सिगरेट बढ़ाने और माचिस जलाने तक की क्रिया उन्होंने ही की। सिगरेट सुलगा कर मैंने पूछा, और आप? मैं नहीं पीती। किसी खास सिनेमा स्टार की तरह उसने बड़े अंदाज से गर्दन हिलाई। मैं मुंह बाए देखता रहा। आपके आश्चर्यचकित होने का कारण मैं समझ रही हूँ। बात यह है कि कई चीज़ों के संबंध में मेरी खास राय है। पूछिए तो कहूँ कि मुद्रा बनाकर वह मुस्कुराती रही। जैसे? मैंने सिगरेट का धुआं बाहर की ओर फेंकते हुए पूछा।
धुआं उधर क्यों फेंक रहे हैं? उसने उलाहना दिया। तो किधर फेंकूं? नहीं, मेरी ओर फेंकिए। बच्चों की भांति वो मचल कर बोली। आपकी ओर? जी हाँ, मैंने अभी कहा ना कि कुछ चीज़ों के संबंध में मैं खास राय रखती हूँ। सिगरेट को ही लीजिए ना, मैं तो बिना सिगरेट के धुएं की सुगंध के पुरुषों के साथ की आशा भी नहीं करती। सिगरेट पुरुषों के पीने की चीज़ है और उसकी सुगंध स्त्रियों के उपभोग की चीज़ है। अपनी राय नंबर 1 को वह धड़क गंभीरतापूर्वक सुना गई। मैं सिगरेट की फिलॉसफी में इबकियाँ लेने लगा, दुनिया को भूल गया। वह फिर बोली, और दूसरी राय मैं नहीं बताती। मैं रूठ गई। मनाव साजन की मुद्रा उसने बनाई। बतलाइए ना। मेरी बोली में भी रंग उतर आया। पहले आप बताइए, आप उस समय क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था। हाँ हाँ, कहिए। क्या बताऊं? मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। आप बड़े वो हैं, ऐसी बातें करते हैं मानो नए और कोरे मेंबर हो। मैं सोच रहा था कि आप बस, मैं समझ गई। वह खिलखिला पड़ी। इतनी देर के बाद मुझे दुनिया, सड़क, राही, दुकान और तांगे वाले की याद आई। अप्रभित होकर इधर उधर देखने लगा। बगल क्या झांक रहे हैं? आप बताना तो खूब जानते हैं। बड़े आए हैं दुनिया की ओर इशारा करके मेरी परीक्षा लेने। सुनिए, मेरी दूसरी राय पुरुषों की दाढ़ी के संबंध में है। मैं डेली शेव के पक्ष में नहीं। एक दिन के बाद एक दिन की बनी हुई दाढ़ी। सिगरेट धुआं फिलॉसफी से बड़ी, दाढ़ी फिलॉसफी ज़रा कम गहरी थी। मैं गड़ाप से ज़मीन तक पहुंच गया। मेरे मुंह से निकल ही पड़ा, माय गॉड। फिर तुरंत स्मरण हुआ कि हम कम्युनिस्ट हैं और भगवान की लीला देखिए कि आप ही आप शब्द पूरा हो गया। रेज, रेज पर जाकर माय गॉड रेज मतलब? वह पूछ बैठी। गॉडरेज नंबर 1 चाबी ट्रेडमार्क स्वदेशी यानी गॉडरेज शेविंग स्टिक। मैंने आपकी हाजिर जवाबी के लिए मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। ओ, दाढ़ी बनाने की बात सुनकर आपको शेविंग स्टिक की बात याद आ गई। क्या आप गॉडरेज यूज़ करते हैं? जी, मैंने थककर संक्षिप्त उत्तर दिया। लेकिन तांगा स्टेशन पर पहुंच चुका था। तांगे वाले ने टोका, हुजूर, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग गई है। ट्रेन में बैठकर कुली को पैसे देने के पहले उन्होंने सिगरेट का टीन मेरी ओर बढ़ाया। गाड़ी ने सीटी दी और मैंने भक्त से खिड़की के बाहर धुआं फेंका और अपनी गलती के लिए आंखों से क्षमा मांगकर लगातार 4-5 बार उनके चेहरे पर धुएं का गुब्बारा फेंक दिया। उसकी आंखें धुएं के मीठे अत्याचार को सहती हुई झिप गईं, पर उसकी लंबी नुकीली नाक पुलकित होकर सिगरेट सौरभ उपभोग करती रही। दूसरे दिन प्रातःकाल गाड़ी आकर प्लेटफॉर्म पर लगी और मैंने अपनी पार्टी के 2 दर्जन मेंबरों, जिनमें से अधिकांश किशोर और किशोरियां थीं, के साथ नारा लगा ही दिया, राम प्रताप मुर्दाबाद। काले झंडों से प्लेटफॉर्म भर गया। राम प्रताप कांग्रेस का पुछल्ला, यह नारा मिस रोज़ा ने लगाया। राम प्रताप कांग्रेस का दुम, मैंने इसका हिंदुस्तानी अनुवाद कर दिया। यह तो नारा लगाने और झंडा दिखाने की बात थी। फिर रोज़ा के इशारे पर जो मैं किसी की गर्दन तक मरोड़ सकता था, एक से एक वजनी नारे लगा रहे थे कि पग कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।